वहाँ तो 3 ममालिक हैं, वहाँ उसके हक में फैसला होगा जिसके पास इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट होगा। व्हाट इज एन इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट? जिस मुल्क ने सबसे पहले उस प्रोडक्ट की बाइंडिंग के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया। सो फार सो गुड। मल्टीलैटरल की बात है कि 2-3 मुल्कों ने कर दिया। ओपन करके अभी रुक जाइए, वेलकम टू योर पॉइंट कि 2-3 मुल्कों ने रिक्वेस्ट की और उसमें से जो इनिशियली जिस मुल्क से रिक्वेस्ट आई आपने उसके लिए उस कंट्री के पास इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट। द क्वेश्चन इज कि जब मल्टी ट्रेड नेगोशिएटिंग राउंड है तो वो तो 2-3 मुल्कों ने इकट्ठी रिक्वेस्ट की है तो किसकी बात होगा? देन देयर इज द कांसेप्ट ऑफ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट during the representative period prior to the time when the question arose. A principal supplying interest in the project concerned. A principal supplying interest किसका होगा? अब सिचुएशन को जरा थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, शायद आप मिक्सअप करते हैं। There is a situation जहाँ पर एक प्रोडक्ट को 2-3 मुल्कों ने रिक्वेस्ट कर दिया और आप कहते हैं कि जिस मुल्क ने सबसे पहले किया, ये सिचुएशन मल्टी-ट्रेड नेगोशिएशन में नहीं होगी। एक ग्रुप ने किया और ग्रुप ने जब नेगोशिएशन की उनमें से एक मुल्क ने पहले कहा कि आप मार्केट के ऊपर टैरिफ रिड्यूस कर दें, आपने उसके हक में रिड्यूस कर दिए, तो वो इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट जो है वो उस मुल्क का होगा जिससे पहले रिक्वेस्ट होगी, ठीक। उसके बाद दूसरे का बनेगा, फिर तीसरे का बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अब आपने जो रेज किया वो ये है कि अगर मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है और बहुत सारे मुल्कों ने इकट्ठा कर दिया है तो फिर वो राइट किसके पास जाएगा? उस सूरत में लॉ ये कहता है कि वो जो इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट है वो फ्लोटिंग होगा, वो फ्लोट कर रहा है और वो किसके पास जाएगा? वो उसके पास जाएगा जिसका प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट किसका होगा? सबसे पहले नहीं, वो तो इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट हो गया ना। प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट किसका होगा? प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट तो तीनों दे रहे हैं, जो सबसे ज्यादा दे रहा है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, पिछले 3 साल में वो डिटरमिन किया जाएगा कि उसकी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसको दिया जाएगा। अब हम बात क्या कर रहे हैं, ये क्यों सिचुएशन क्यों, आई जस्ट वांट टू सी वेदर यू आर विद मी और नॉट, क्यों हम इस बात पे आए? The weaker one goes with, हैं? the weaker one is again goes. क्योंकि वीकर वन ऑब्वियसली गोस कि ये बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब आपने उसको कंपनसेशन देनी है। कीप दैट इन माइंड, कंपनसेशन देनी है, किसको देनी है? अगर तो बायलैटरल बेसिस पे हुआ है तो आपको पता है इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट किसके पास है। अगर मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन के तहत हुआ है तो वो इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट फ्लोटिंग हो गया कि सबने रिक्वेस्ट की और अब उस सब में से किसको दिया जाएगा? जिसका प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट हो। प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे? जिसकी पिछले 3 साल में एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। और जब आप कंपनसेट करेंगे तो आप देखेंगे फॉर इंस्टेंस थोड़ा सा रेफरेंस याद रखें कि हम कहां से चले और कहां जा रहे हैं। प्रोडक्ट ए, कंट्री ए, बी, सी एंड डी, एक का पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स हैं 35%, बी की हैं 25%, सी की हैं 10% और डी की हैं 5%। अब अगर तो बात हो रही है एक ग्रुप की जिसने मार्केट एक्सेप्टेंस नेगोशिएशन की बात की, तो फिर फॉर इंस्टेंस जिस कंट्री ने पहले रिक्वेस्ट की है उसके पास इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट है। अब ये वो सिचुएशन है जहां पर के इन 3-4 मुल्कों ने मल्टी ट्रेड नेगोशिएशंस के तहत पाकिस्तान की मार्केट को एक अच्छा मार्केट समझा और उन्होंने चारों ने कहा कि प्रोडक्ट टी के ऊपर पाकिस्तान रिड्यूस करे और पाकिस्तान ने उसके ऊपर टैरिफ 25 से 15% कर दिए और सबने यहाँ पर सप्लाई करनी शुरू कर दी, एक्सेस सबको मिल गई। अब आपको ख्याल आया कि ये तो हमने फैसला ही गलत किया, नाउ यू वांट टू मॉडिफाई दिस, यू वांट टू गो बैक। लॉ कहता है कि जब आप वापस जाएंगे तो इन तमाम मुल्कों को कंपनसेशन देंगे और अगर कंपनसेशन देंगे तो किस बेसिस पे देंगे? पहला जिसका प्रिंसिपल सप्लाई इंटरेस्ट,
उसके बाद फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अब ये तो था कंपनसेशन के लिए। अब दूसरा एंगल एक ये आएगा कि अगर आप कोटास लगाते हैं अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, 25% से बचाने के लिए, इसको अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए आपने सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया, आपने कोटास भी लगा दिया। तो वो जो कोटास लगेंगे और वो कोटास क्वांटिटी को डिटरमिन करेंगे कि किस मुल्क से कितनी क्वांटिटी आएगी, वो भी इसी रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिस मुल्क से पिछले 3 साल में एवरेज 35% कंट्री से आ रहा है, तो आप कोटा में इसी को 35% देंगे, इसको 25 देंगे, इसको 10 देंगे, इसको 5 देंगे। प्रोडक्ट भी हमारे पास आता है और हमें उसका टैरिफ 15% कर देंगे। लेट्स से वी वांट टू रिवर्ट बैक, हमें सारा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग इन सम अदर प्रोडक्ट। ए बी सी डी सारे अपनी अपनी मर्जी के प्रोडक्ट बता सकते हैं। किस ये वेरी गुड एंड टेक्निकल क्वेश्चन। नंबर 1, अगर कोई रिक्वेस्ट करेंगे भी तो आप सबसे पहले आपको किसको देना है? सबको नहीं देना। पहले तो आपने डिटरमिन करना है कि इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट किसका है। ठीक है, अगर इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट फ्लोटिंग है तो फिर आप उस कंट्री को देखेंगे जिसका प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट है, और लॉ सेज कि प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट दो मुल्कों से ज्यादा किसी का नहीं हो सकता। सो यू हैव टू ओनली कंपनसेट दोस टू कंट्रीज ऑन न्यू एरियाज और सम अदर एरियाज व्हिच दे वांट। It is an interesting thing if you have participated in a negotiation. I got an opportunity to handle these negotiations on the part of Government of Pakistan in 92-93 Uruguay round. So I had seen कि ये वो क्या रहा होता है। So I am trying to transmit that or put across, but I don't know whether I am successful or not. So ये चीज आपको समझ में आ गई कि initial negotiating right एक मुल्क का होगा, और अगर 2-3 ममालिक उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की है, then that right will become floating, और वो उस मुल्क को चला जाएगा। अगर आप मॉडिफाई कर रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं, कोटा लगा रहे हैं, कोटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट हो। नेक्स्ट, So we are going to compensate the country which has supplied us most. which has the principal supplying interest. But are you going to compensate all the countries? No, not more than 2. Not more than 2. Yes. तो उसकी अभी कहीं ना कहीं क्लॉज आ जाएगी कि now this says the member having principal supplying interest is the one which had the largest share. We have already explained that. Generally, one member will have this right of negotiation. In exceptional cases of near equality of share, at most 2 members may be declared having principal. सामने आ गए. So at the most, it has to be given to only 2, not beyond that. क्योंकि exports कम है, उनका principal supplying interest नहीं है. Share of percentage in the market कम है. कसूर नहीं है, it's the factual thing. पहले डी को आप करें, वो उस सूरत में होगा कि जब वो मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन राउंड में नहीं आया और इनिशियल नेगोशिएटिंग राउंड राइट है, फ्लोटिंग नहीं है। फ्लोटिंग मींस कि कभी इसके पास है, कभी उसके पास। लेकिन वो उसी प्रोडक्ट की करेगा ना जिसमें उसको एडेड एडवांटेज है या जिसमें उसके एक्सपोर्ट ज्यादा है, हर एक में तो नहीं जाएगा। फिर तो इनिशियल नेगोशिएटिंग राउंड राइट किसका है, सिर्फ आप उसको कंपनसेशन देंगे। नहीं, रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट की यहाँ बात नहीं है, वहाँ पर देखना इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट किसका है। अब देयर इज अ बेनिफिट, क्लास कहती है कि आप ब्रेक 15 मिनट भी करें और एक बंदा होकर जेंटलमैन सिटिंग इन द कॉर्नर से ये रेज कर, तो अब इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट इनके पास होगा। बट बातचीत हो रही है 4-5 ऑफ यू से, तो किसके पास इनिशियल प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट किसका होगा? जो 6 बजे आता है और 9:45 बजे क्लास से जाता है, ही अटेंड्स द फुल थिंग। ऑब्वियसली लेट कमर विल नॉट एंजॉय दैट फैसिलिटी। If you place Pakistan at the D position, Pakistan D पे रखेगा, यहाँ पे हम कोई ऐसे XYZ Pakistan is providing 5% project. अच्छा, यहाँ पे जैसे XYZ करती है अपनी 15% पे करती है, जैसे D use कुछ ना कुछ
आपने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ये है कि अगर मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन नहीं हुई है और ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने रिक्वेस्ट की है तो आप देखेंगे कि इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट किसके पास। इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट वो है जिसने वो रिक्वेस्ट इनिशिएट की और वो जिसने रिक्वेस्ट इनिशिएट की है वो गैट WTO सेक्रेटेरिएट में जाकर रजिस्टर हो गई। जब एक ही की बात हो रही है, प्रिंसिपल इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट एक के पास हो, दो के पास नहीं हो सकता। जब इनिशियल नेगोशिएटिंग राइट फ्लोटिंग है, बहुत सारे ममालिक हैं, उसमें से आप सिर्फ वो मुल्क चलेंगे जिसके पास प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट उसके पास है जिसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है और उसमें भी आप लॉ से इसके सिर्फ दो मेंबर्स लग जाएंगे। एक जिसकी वैसे ही मारेंगे जी COD तो वैसे ही मारेंगे COD नहीं, COD मारे होंगे उनका इंटरेस्ट देखिए ना कितना है मार्केट। Sir, but what if in some other area they are better than 8 years? So they should ask for market access in those areas. अगर आप समझते हैं कि किसी और प्रोडक्ट में ज्यादा बेहतर है Sir, उसकी history नहीं है, लेकिन in that particular deal or agreement, they are in better position as compared to 8 years. लेकिन आपने एक ऐसी सिचुएशन राइज की जो हाइपोथेटिकल वो ये है कि उसके पास अभी तो फैसिलिटी नहीं है लेकिन 5 साल के बाद उसको फैसिलिटी मिल जाएगी तो कहता है मैं अभी से मार्केट एक्सेस करूँ। लेकिन वो मार्केट एक्सेस लेने में उसको कुछ अपने मुल्क की भी तो एक्सेस देनी पड़ेगी। तो डिसीजन क्या होगा कि आज 5 साल बाद की मार्केट को कैटर कर रहे हैं और अपने मार्केट आज खोल रहे हैं। Will that be a wise decision? No. So we can have 10-15 minutes break. ये भी कर लिए 2 members को अगर प्रिंसिपल सप्लाइंग इंटरेस्ट है तो 2 members से this we have also done. Now a typical example of schedule. If you find a schedule, Pakistan schedule, what it could look like. For instance, this is a tariff heading for nails 7415. 74 is the chapter, 15 is up till here it becomes the tariff line, and up till 8 product digits it becomes specific TCP heading. And here you have description of products. Then you got a base rate of duty. The base rate of duty in our case is 1986 for that matter, or any reference case. Then there is the bound rate. Then you find initial negotiating rights. If you are looking at a schedule placed at the WTO secretariat, you will find if China had requested from, not China because China became later it became the member of the WTO. For instance, if Germany had requested for this reduction, you will find written here Germany. So, in case you are modifying this, then you go to the Council for Trade and Goods, it would immediately open the schedule and find which country has got the initial negotiating right. Or if these initial negotiating rights are floating, then it will not be written here. And then the concept of principal supplying interest, as I mentioned, would come. Then in Europe around, they also decided to have other duties and charges included in it. So what are other duties and charges? Anything apart from customs duty, any tax on import, any levy, any surcharge, any rate, anything on which you levy or which you impose or which you apply at import stage would be classified into other duties and charges. So this is a typical example of a schedule of any country. Next. Now, as I said, this schedule emerged from the results of the Europe round. Earlier, we did not have such a schedule. It did not have the details of initial negotiating round and other duties and charges. But after Europe round, this has emerged. And we have already gone through that what the first column is and what the next column is. We can proceed to the next slide. Further. Now, tariff quota. What is the tariff quota? And by the way, tariff quota is also part of the schedule. And this has to be mentioned here. Now, what is the tariff quota? One is quota, textile quota. Everybody talks of textile quota. What is tariff quota? Could be one question in the paper. What is quota and what is tariff quota? Specific quantity
Straight answer. It would be that the tariff is on a specific quantity, the tariff is this much, and if you exceed, then From that point onward, higher rate would be applied. Now these tariff quotas are also to be included in the schedule. Next. Preferential tariffs. तो ये schedule में जिस तरह से वहाँ डिफाइन किया होगा कि इस क्वांटिटी का कितना टैरिफ लगेगा, इसके ऊपर इतना लगेगा, that is tariff. Now the difference between quota and tariff quota is under quota the quantities to be allowed to be imported into a country are specified, which are not included in the schedule because textile quota was out of WTO. And what is tariff quota? Tariff quota says that you have allowed say 25,000 units of a product to be imported in Pakistan at 10%. Anything which comes beyond 10% would go and could be subjected to 25%. So this is tariff. You apply quotas on tariff basis. influential role को जो 10% है आपने और फिर clothing industry के अंदर कहते हैं distribute करने नहीं देखिएगा कि ये होगा कैसे, वो तो एक एक्सपोर्टेबल का मामला है ना कि वो कैसे करना, लेकिन इसकी सिचुएशन कब अराइज होगी, ये हम जब सेफगार्ड्स में जाएंगे उसको I won't like to confuse you and add another aspect of what I have got today included in the paper. I'll just keep this pending till we get to the main master. Now what is the preferential tariff? Simple word would be, answer would be जो tariff preferences के ऊपर दिया है. What would be the preference? How, when would you prefer somebody? for example, in our case, for SAARC countries, there were certain preferential tariff rates applicable if you are importing goods from within SAARC. Yes, good example. That is preferences, and the most famous preference is generalized system of preferences. Under generalized system of preferences, the developed countries provide low tariffs to the import of products coming from developing countries to promote their exports, to promote their economy, to promote their industry. So that is a generalized system of preferences under which developed countries allow imports from developing countries at reduced rates. वो MFN के तहत exception है, if you remember the lecture, generalized system of preferences. Now these preferential tariffs are also recorded in tariff schedule. Now why is this? To give transparency. Next. Now I've already talked about the GSP and we have talked about the ASEAN and NAFTA and SAFTA and SAARC. Next. Now could we come back to this? These preferences are possible as exceptions to MFN treatment. We have already पढ़ चुके हैं, लेकिन still next. आपको इसके notes मिले हुए नहीं? Because I'm noting everything down. Notes मिले हुए नहीं? ये तो अभी मेल आएगी ना, नहीं ये तो CD पहले दिन जो यहाँ CD है ये उसमें available. यहाँ इसे आज मिलेगा lecture के बाद नहीं ये this CD what you are ये सारे notes तो मैंने पहले दिन यहाँ पर CD I made it available. So actually we have these. You have these. So you only note down things which I write on the board, and which is not in the slide. Don't write the rest. Other concessions in schedule, as I said, there could be. But sir, I circulated them much earlier. First day जब मैं lecture में आया था तो I brought the CD with me and ये CD तो मैंने दी थी यार. मुझे बस स्टेज पे जानी चाहिए. एक ही बार सारी लोग भेजते चलिए नेक्स्ट टाइम जो मैं अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स की जो सीडी बनेगी आई ट्राई टू सर्कुलेट दैट. सो अदर कंसेशंस जो है व्हाटएवर कंसेशंस आप देते हैं किसी भी मुल्क को किसी भी फॉर्म में वो भी शेड्यूल में जाएंगे सो दैट सिंस दे आर ऑन एमएफएन बेसिस एंड सिंस दे हैव टू बी गिवन एंड एक्सटेंडेड टू ऑल WTO.
reduction of tariff escalation and tariff peaks. We talked about tariff cascading in our earlier lectures on tariff reforms, on tariff reduction. Anybody remembers what it was tariff cascading? Value addition. Value addition. जिसका value addition होगी उसी हिसाब से जो Tariff होगा. Higher the value addition, higher the tariff rate. Lower the value addition, lower the tariff rate. For instance, iron ore के ऊपर 0 rate होना चाहिए, pig iron के ऊपर उससे ज़्यादा होना चाहिए, nickel iron के ऊपर उससे ज़्यादा होना चाहिए, cotton पे 0 होना चाहिए, cotton, gin cotton, उसके बाद cotton yarn के ऊपर, fabric के ऊपर, cloth के ऊपर. This was tariff escalation, also known as tariff escalation. Basically, it is known as tariff cascading. Now, this is a very important concept which you might come across when you are on your desk like this. Now, what is the tariff peak? Tariff peak is, it's not defined anywhere, but WTO says the tariff peak is when on any product the tariff is 3 times of its average tariff. Okay, for instance, Pakistan का average tariff 17 या 20% निकलता है. The tariff peak would be when it is 3 times. Now you have 60%. Is the class with me? It's simple. Tariff peak means when a tariff on a product is 3 times of the average tariff. Then that is known as tariff peak. Yes, it was possible. That is why उसकी reduction की बात हो रही है. अब भी possible है जब आप case, if you can make such a strong case. Next. Now, this is an illustration of pre and post Euro-Iran tariffs at export stage of respective economic categories. Pre-Euro round पे raw material पे अगर 2.1% था तो post-Euro round पे जो reduction हुई है that was 2.8%, and this was an absolute reduction of 1.3. This is on global basis. It is Pakistan का case इसमें represent इसलिए नहीं होगा because this is on global basis and we don't probably fit into it. And Spanish के ऊपर 9 से 6.2 और इसकी absolute reduction 2.9% बनती है. और as it says that in specific cases tariff escalation has been eliminated on products made from paper, jute, tobacco, and substantially reduced on the products on wood and metal. Next. Now, if we are talking about, this is an important table, and we see that what various countries have done to tariff escalation or tariff cascading. अब कनाडा का रॉ मटेरियल पे उन्होंने 0% रखा, लेदर की फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं. दिस शोज कि कनाडा में और EU और जापान और US में अच्छा लेदर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या उनके यहाँ इस चीज़ की सनत ज़्यादा नहीं है. ये कौन सी सनत है? ये टैनिंग की. जब आप लेदर को लेके उसको प्रोसेस करते हैं, टैनिंग, which is probably a dirty place to go. So they have not kept it there. इसको उन्होंने 0 इसलिए रखा कि they want leather to go into the market and should be made available to the processing industry. Now you see that there is a rise of 6.62%. अब हमारे मुल्क में 6.26% doesn't mean much. क्यों? कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है. डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मतलब ये है कि ना हम अंडर इनवॉइसिंग को चेक कर सकते हैं, ना हम इनकम टैक्स स्टेज पे उसको देख सकते हैं. तो हम हमारे यहाँ 6.2% तो एक तरफ 50% और 70% तक अंडर इनवॉइसिंग हो जाती है. So we are in a different scenario, but these countries are definitely in different framework. वहाँ पर 1% का भी up and down जो है वो मैटर करता है. So everything is documented. You cannot hide. अगर आपने 1% भी lower rate पे मंगाया है तो that has to be accounted for into your returns, into your cost of production. तो इसी तरह उन्होंने जो अपनी जो की हुई है कीपिंग इन माइंड, अगर हम EU का देखें तो हाउ वुड यू एनालाइज दैट? यहाँ ये पता लग रहा है कि EU के पास लेदर की कटिंग या लेदर की जो टैन लेदर है उसकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री कम है. यहाँ पर कनाडा में कोई इंडस्ट्री ज्यादा है इसलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्शन यहाँ 6.62 कर दिया, और जापान में इससे ज्यादा है, उन्होंने 70% कर दिया क्योंकि वो लेदर को रॉ लेदर मंगा के यहाँ उसको प्रोसेस कर रहे हैं.
इसी तो ये स्टेजेस हैं जिस पे आप प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट ये डिस्कस tariff peaks we have discussed earlier. Now, importance of market access. Why is it important? We'll stop at this topic, and if you got a test on in the next class, यहाँ तक कि जितना आपने पढ़ा इतना ही आएगा, इससे आगे नहीं आएगा. Now, why is it important? Instead of going through the slide, I would ask you this question: ये क्यों important? Only they to control market access properly. Tariff is the only needs to control Now market. we are not talking of tariffs. Sorry. Why is it there? Because tariffs normally stop your products from entering into the country. So you play with tariffs to see देखिए वो कहते हैं पानी कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ पर बहाव होगा, बहाव कहाँ होगा, जहाँ स्टॉपेजेस कम होंगे, जहाँ स्पीड ब्रेकर्स कम होंगे, जहाँ टैरिफ्स कम होंगे. तो ये मार्केट एक्सेस दुनिया में कौन सा मुल्क क्या चीज़ बना रहा है, क्या बनाना चाहिए. अब हम बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री है जो हम बना रहे हैं चीज़ें, अब ये फैसला करना पड़ेगा कि हमें वो बनाना भी चाहिए कि नहीं. वो चीज़ें हम कहीं और से एक्सेस मार्केट एक्सेस किसी को देके बहुत कम रिसोर्सेज की कॉस्ट पे वहाँ से चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हैं. ये सारे फैसले जो है मिलजुल के कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, किस मार्केट को, किस मुल्क को अपने मुल्क के प्रोडक्ट्स के लिए खोलना चाहिए, किसके लिए नहीं खोलना चाहिए, ये प्रोबेबली दिस ऑल फॉल्स अंडर द मार्केट एक्सेस एंड